गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसन बुक में इतिहास, जिसमें हमारा विषय है इतिहास, जिसमें अभी हम बात कर चुके हैं 13 चैप्टर, जिसमें आज 14 चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य का पहला पॉइंट है, मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। तो धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त की किसने मदद करी थी? चाणक्य ने मदद की थी, जो कि चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री बना था वो कौन था? चाणक्य बना था। उन्होंने उनकी मदद करी थी धनानंद को हराने, इसलिए उनको प्रधानमंत्री पद प्रदान किया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री पद किसको प्रदान किया गया था मौर्य वंश में? तो वो चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? लिखित जो पुस्तक लिखी थी उनको वो कौन थे? चाणक्य द्वारा इनकी जो अर्थशास्त्र की पुस्तक थी वो अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, जिसका संबंध राजनीति से, जिसमें उसमें जो विवरण दिया है, वर्णन किया है, किस चीज़ का दिया गया है? राजनीतिक से दिया गया है। ठीक है, चाणक्य कौन थे? जो कि उन्होंने एक अर्थशास्त्र की पुस्तक को लिखा था और उसमें जिसमें वर्णन क्या किया गया है? राजनीतिक का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पुस्तक वाला। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त थे मगध की राजगद्दी पे कब बैठे थे? उनका जन्म तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन मगध की जो राजगद्दी पे वो 332 ईसा पूर्व में बैठे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, जो कि 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठे थे, जिनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम और समय जो था कर्नाटक के सवर बेलगोला में नमक स्थान पर बिताया था। तो चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पे बिताया था? उन्होंने अपना नामक स्थान पे सवरबेलगोला। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवरबेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, जो अंतिम समय उन्होंने चंद्रगुप्त ने बिताया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? सिकंदर के सेनापति थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में इनको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्यूकस निकेटर, जो सेनापति थे सिकंदर के, और इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। उन्होंने अपनी पुत्री की शादी सेल्यूकस निकेटर ने किसके साथ कर दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत जो थे, काबुल था, कंधार था, हेरात था, मकरान, चंद्रगुप्त को दे दिया गया था। ये 4 जो प्रांत थे वो किसको दे दिए गए थे? चंद्रगुप्त को मौर्य को दे दिए गए थे। कौन से वो प्रांत थे? 4, काबुल था, कंधार, हेरात और मकरान था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? गुरु भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने दीक्षा जो ली थी गुरु भद्रभाऊ से ली थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैन धर्म के अनुयायी और जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज थे वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। कहाँ रहता था वो? चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। जो कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए मेगास्थनीज क्या थे और किसके दरबार में रहता था। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या थी? इंडिका। जैसे कि चाणक्य द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का जो वर्णन है एम्पियानस ने किया था। किसने किया था? एम्पियानस ने किया था। ठीक है, ये आप। और नेक्स्ट पॉइंट है, लुटाक के अनुसार चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 500 हाथी उपहार किस वंश में दिए गए और किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए गए थे लुटास के अनुसार। किनके अनुसार दिए गए थे? लुटाक के अनुसार दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी उनकी 298 ईसा पूर्व में सवरवेल गोला में उपवास द्वारा हुई थी। इनकी मृत्यु का किस दौरान हुई थी? उपवास के दौरान हुई थी। और कहाँ हुई थी? सवरवेल गोला में हुई थी। सवरवेल गोला इनका कहाँ था? अंतिम समय था, क्योंकि वो कर्नाटक में पड़ता है और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, उपवास के दौरान हुई थी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था और 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, तो नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जन्म और उनकी मृत्यु और इसकी इनके समय में राजगद्दी पे बैठे थे 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ करता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको जो उत्तराधिकारी थे वो बिंदुसार थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। जो 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पे, जब 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपवास के दौरान मृत्यु हो गई थी सवरवेल गोला में, तो उनके दौरान उस समय कौन राजगद्दी पे बैठा था? बिंदुसार राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी राजगद्दी में बैठने का जो समय था 298 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित घात के नाम से किसको जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित घात के नाम से जाना है। अमित घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। अमित घात को हम, इसका जो अर्थ आता है वो क्या है? शत्रु विनाशक। तो शत्रु विनाशक को हम क्या बोलते हैं? अमित घात बोलते हैं। अमित घात को किस नाम से, किनको बुलाया जाता है? बिंदुसार को बुलाया जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अनुयायी, तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वरिसार कहा गया है। तो भद्रसार या वरिसार किस पुराण में कहा गया है? वायु पुराण में क्या कहा गया है? किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्ट्रबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। डायमेकस नामक राजदूत किनके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, इससे ही मेगास्थनीज का अधिकारी मानी गया। मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? डायमेकस था। ठीक है, कहने का मतलब है जिस प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार था, उसी प्रकार से मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी था वो डायमेकस था, जो बिंदुसार के राज दरबार में उनको राजदूत के रूप में भेजा जाता है। किसने भेजा था? सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेबो के अनुसार। ये पूरा मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन है? डायमेकस है। और ये किस दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। किसने भेजा था? सीरियन नरेश एंटियोकस ने भेजा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहासन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहासन किसने कहा है? किन ग्रंथों में कहा गया है? जैन ग्रंथों में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में दक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन किया। दक्षशिला में किन 2 विद्रोह का वर्णन किया गया है? 2 विद्रोह का वर्णन किया गया। वो विद्रोह कौन कौन से? इस विद्रोह में बात करते हैं, जैसे कि इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और उसके बाद में अशोक को भेजा था। जो विद्रोह का जो वर्णन है उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने जो 2 शासक को भेजा गया था, सुसीम था और दूसरा कौन था? अशोक था। तो दक्षशिला का जो वर्णन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विद्रोह वाला, इसे बिल्कुल रट लीजिए। तो उनके 2 कौन थे? सुसीम और अशोक। ये 2 शासक थे जो कि उस विद्रोह को दबाने के लिए उनको भेजा गया था दक्षशिला में। और किसने भेजा था? बिंदुसार ने भेजा था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासन एंटियोकस फर्स्ट से मंदिरा
सूखे अंजीर एवं एक दर्शनी भेजने की प्रार्थना की गई थी। ठीक है, मोस्ट ये आता है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो 16 राज्यों का विजेता किसने बताया था और किसको बताया था? मतलब जो बौद्ध विद्वान तारानाथ थे उन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया था। तो किस, पहले बात ये कर सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि किस शासक को 16 राज्यों का विजेता बनाया था? बिंदुसार। ठीक है, और पूछा किसने बनाया था 16 राज्यों का शासक बिंदुसार को? वो किसने बनाया था? बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बनाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 16 राज्यों वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तक हमने बिंदुसार के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम अशोक के बारे में बात करते हैं। तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था अशोक महान होगा, जो कि जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? बिंदुसार थे, और बिंदुसार के जो उत्तराधिकारी थे अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पे बैठे थे। कौन थे? जैसे बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठे, उसी प्रकार अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके मगध की राजगद्दी पे किस ईसा पूर्व में बैठे थे? 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठे थे। और किसके उत्तराधिकारी थे अशोक? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। इनको ही दक्षशिला के युद्ध में इनको सुसीम के बाद इनको ही भेजा गया था मुद्रों को दबाने के लिए, अशोक को ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। ये राजगद्दी बैठने से पहले क्या थे? ये अवंती के राजपाल थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पता होना चाहिए कि इस मगध की राजगद्दी बैठने से पहले किसके राजपाल थे, क्या थे पहले ये? तो ये थे अवंती के राजपाल थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मार्क्सी एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मार्क्सी एवं गुर्जरा में अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अभिलेख तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन किसे कहते हैं? अशोक को कहते हैं ना। किस पुराण मतलब किस काल में कहा गया है, किस समय में कहा है? पुराणों में कहा गया है। ठीक है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इन्होंने किस ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने? वो भी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था। वो भी किस वर्ष में किया था? 8वें वर्ष लगभग में किया था। ठीक है, और वो किस दौरान किया था? अभिषेक के 8वें वर्ष में, जो उनका लगभग 261 पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी तोशिला का अधिकार कर लिया था। ये कलिंग की जो राजधानी थी उसमें जो अशोक ने आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, जिसमें उनकी जो राजधानी थी तोसली, उसको पर अधिकार कर लिया था, उसे जीत कर उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कि तो तोसला पे अधिकार किससे शासक ने किया था? वो अशोक शासक ने किया था। प्लेनी का कथन इस मिस्र का राज जो फिलाडेल्फस, जैसे टॉलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस के नाम का एक राजदूत भेजा था जो अशोक के दरबार में आया था। ही टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं प्लानी का जो कथन है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मिस्र का जो राजा था, ये जो फिलाडेल्फस है ये मिस्र का राजा था, ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। इन्होंने क्या किया था? पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था जो कि अशोक के दरबार में था। कौन था? अशोक के दरबार में था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, उपगुप्त नामक बुद्ध जो भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो जिस प्रकार से सबने अपने अपने धर्म है, इस प्रकार से अशोक ने किस धर्म की दीक्षा ली है? उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने, जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। कि किसने दी थी इनको दीक्षा? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी इनको। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार सबके, कोई जैन धर्म का अनुयायी था, कोई इस प्रकार से ये बौद्ध धर्म के दीक्षा ली थी, और ये अनुयायी बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, अशोक ने
आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व, झोपड़ी। तो ये जो 4 जो उनकी गुफाएं थी, उन गुफाओं का नाम क्या था? अशोक की जो 4 गुफाएं तो उनका निर्माण क्या था? गुफाओं का कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व, झोपड़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4 गुफाएं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नोट है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। तो नागार्जुन गुफा किसको जो किसको प्रदान की थी? जो अशोक के जो पुत्र थे दशरथ, अशोक के जो पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की दी थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अशोक का जो माता का नाम कौन था? सुभद्रंगी था। और उनकी ये माता का नाम ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शुभदांगरी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, जन्म, मृत्यु, तो आपको बिल्कुल रट लेने चाहिए, ये तो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। उसको तो बोलने से पहले ही आप उसको इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, जो उनके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनके जो पुत्र थे महेंद्र, संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को, महेंद्र जैसे संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? किस देश में भेजा था? श्रीलंका देश में भेजा था। और किस धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनके एक पुत्र एक पुत्री को इन्होंने श्रीलंका भेजा था, वो भी किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया है। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया है? शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया है? अशोक ने किया था, वो भी भारत में किया था। ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्वप्रथम की बात हो जाती है तो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। तो उसमें कौन से शिलालेखों में सर्वप्रथम जो शिलालेख का प्रयोग किसने किया था? अशोक ने किया था, वो भी भारत में। और वो कौन से शिलालेख थे? ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी और ग्रीक अरमाइक लिपि, ये थी इनके शिलालेखों में। ठीक है, लिपि थी इनकी। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ग्रीक, ये जो 4 लिपि है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से, और खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, शेष भारत से वो ब्राह्मी लिपि से अभिलेख से मिलते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, जो शेष भारत की ब्राह्मी लिपि से है और जो खरोष्टी लिपि है वो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से है, और ग्रीक अरमाइक जो लिपि है वो अफगानिस्तान से है। ठीक है, इससे रिलेटेड है ये कुल मिला के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। अशोक के जो अभिलेख थे उनको, जैसे शिलालेख थे इसी प्रकार से अभिलेख थे, अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, गुहा लेख हो गया। तो 3 स्तंभ मतलब जैसे कि 3 भागों में बांटा गया है किनको? अभिलेखों को। पहला है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 भागों में बांटा गया था अभिलेख को, वो था शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेट्टी फेंथनल ने की थी। किसने की थी? पादरेट्टी फेंथनल ने की थी। इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। तो ये आप इनका सन खोज याद कर लीजिए, किस खोज में हुई थी और किसने की थी? पादरेट्टी फेंथनल ने की थी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। 14 भी आप नीचे देखेंगे, एक शिलालेख दूसरा शिलालेख, टोटल मिला के 14 शिलालेख हो गई। तो अशोक के अभिलेख के पढ़ने में सबसे पहला जो सफलता है वो 1837 ईसा में जेम्स प्रिंसेस को हुई थी। कि जो सफलता प्राप्त हुई थी वो किसको हुई थी? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को हुई थी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक के प्रमुख जो शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। तो पहला जो शिलालेख था, हम पहले शिलालेख की बात करते हैं, उसमें पशु बलि का निंदा जो इसमें जो वर्णन दिया है, क्या दिया है? पहला शिलालेख है उसमें हम पशु बलि की निंदा की गई है।
ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहला। दूसरा है जिसमें दूसरा शिलालेख है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की जो व्यवस्था होती है उसका उल्लेख किया गया है। मनुष्य और पशु की दोनों की चिकित्सा अवस्था का उल्लेख किया गया है। किस अभिलेख में किया, शिलालेख में किया गया है, वो भी दूसरे शिलालेख में किया है। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये तीसरा आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए। तीसरा शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पे जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी किया गया है, या आप इसे पढ़ लो नॉर्मली। ये पहला और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथे की बात शिलालेख की बात करते हैं। इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है शिलालेख, 5वें शिलालेख की बात करते हैं। इस शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6वें शिलालेख की बात करते हैं, इसमें आत्मनिरंतर की शिक्षा दी गई है। आत्मनिरंतर की शिक्षा किस शिलालेख में दी गई है? 6वें शिलालेख में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 7वां एवं 8वां शिलालेख की बात करते हैं, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। तो 7वें और 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किस शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है? वो 7वां और 8वां शिलालेख है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 9वां शिला, इसमें सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख की बात है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 10वां शिलालेख। नेक्स्ट बात करते हैं 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख की बात करते हैं, इसमें स्त्री के महामंत्रों की नियुक्ति सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात कही गई है। नेक्स्ट शिलालेख की बात करते हैं 13वां शिलालेख है, इसमें कलिंग युग का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस शिलालेख में हृदय परिवर्तन की बात कही गई है अशोक की, और किस में कलिंग युग का वर्णन किया गया है, और इसमें पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया। वो कौन सा शिलालेख है? 13वां शिलालेख है। 14वां शिलालेख में क्या है? अशोक ने जनता के धार्मिक जीवन बिताने के प्रेरणा दी है। आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की जो संख्या है। स्तंभ जैसे पहले हमने शिलालेख पढ़ लिया, दूसरा था हमारा स्तंभ लेख था, तो उस स्तंभ लेख की जो संख्या थी वो कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। जो किस लिपि में लिखी गई? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। कौन 6 अलग स्थानों से प्राप्त हुए? प्रयाग स्तंभ लेख हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया, दिल्ली मेरठ हो गया, रामपुरवा हो गया, 5वां हो गया लोरिया अरेराज हो गया, लोरिया नंदनगढ़ हो गया। ये हो गए जो कि 6 स्तंभ लेख हैं जो इससे प्राप्त हुए हैं। और ये इनके हम अंदर प्रयाग स्तंभ लेख के अंदर बात करते हैं, जैसे कि ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग स्तंभ लेख जो था पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। तो इलाहाबाद के किले में किसने स्थापित किया गया था? अकबर ने किया गया था। ठीक है, ये आप ऐसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा, जो स्तंभ की बात करते हैं दिल्ली टोपरा। ये स्तंभ लेख फिरोजाबाद तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तो ये टोपरा से दिल्ली अभिलेख, टोपरा से जो दिल्ली का जो स्तंभ लेख था वो किस शासक के द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के। और किस वंश के द्वारा? वंश कौन सा था उसमें? वो तुगलक वंश था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित ये स्तंभ लेख फिरोजा शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। ठीक है, रामपुरवा ये स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्ल लायन ने की थी। लोरिया अरेराज चंपारण बिहार में है, और यह नंदनगढ़ बिहार से स्तंभ को मोड़ चित्र का वर्णन मिलता है। तो इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरा और ये तीसरा, ये आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो जो रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन था? रुम्मीदेई था। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की जो दर घटा देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, दर घटाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ये सबसे छोटा स्तंभ जो है रुमिदेई था। अशोक का जो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, तो किस कौन सा अभिलेख है जो सबसे लंबा है? वो 7वां अभिलेख है जो सबसे लंबा है। किसके शासन में था? तो अभिलेख तो अशोक के दरबार में ही वर्णन किए गए अभिलेखों का वर्णन, ठीक है। तो प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो किस शिलालेख में ये घोषणा हुई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? वो है प्रथम पृथक शिलालेख में, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अशोक का सारे कुन्ना अभिलेख ग्रीक एंड अरमाइक भाषाओं को प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता है था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। साम्राज्य की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या थी 18। अर्थशास्त्र में 4 जसुक को भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं हम मौर्य प्रांत, और उनकी जो मौर्य प्रांत है उनकी जो राजधानी थी, जैसे तक्षशिला है ये राजधानी है, वो किस प्रांत की है? मौर्य प्रांत में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला है। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या है? उज्जैनी है। कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली है। दक्षिणापथ की राजधानी क्या है? सुवर्णगिरी है। प्राची पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? प्राची पूर्वी प्रांत की राजधानी है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि तक्षशिला हो गया, और ये 1 मिनट, ये पहली राजधानी उत्तरापथ और ये तोसली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये पाटलिपुत्र, ये 3 राजधानी तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए आप। तो तोसली, तक्षशिला और पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ये आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। एक एक करके याद करो, लिख के याद हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। तो जो उस समय प्रांत की जो संख्या थी मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय, वो कितनी थी? प्रांतों संख्या 5 थी। और जो प्रांतों को हम क्या बोलते थे? चक्र बोलते थे, ठीक है। तो चक्र किसे बोलते थे? प्रांतों को बोलते थे। उनकी संख्या कितनी होती थी? 5 होती थी, ठीक है। प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। जो प्रांतों के प्रशासक थे वो कुमार कहलाते थे, या आर्यपुत्र कहलाते थे, या राष्ट्रिक कहलाते थे, ठीक है। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। जो प्रांतों का विभाजन था विषय में किया जाता, विषयपति के अधीन होते थे, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया जो ग्रामिक कहलाता था। जो प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती थी, ग्राम होता है, फिर नगर होता है जिस प्रकार के, तो उसमें सबसे जो छोटी इकाई है वो ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक होता था, ठीक है। प्रशासकों में सबसे छोटा जो था गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो जो ग्राम के ऊपर जो था गोप, जैसे प्रशासक सबसे छोटा जो गोप था, गोप जो है ना वो 10 गांवों का शासन संभालता था, ठीक है। तो 10 गांवों को शासन के ऊपर जो संभालता था वो कौन कहलाता था? गोप कहलाता था। मैगनीज के अनुसार नगर का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। तो उससे जो 6 समितियों में विभाजित था, जो ये मंडल था वो 6 समितियों में विभाजित था। तो प्रत्येक समिति में जो सदस्य थे वो 5 थे। तो 5 सदस्य की जो एक समिति थी, उसकी जो 6 समितियां मान लीजिए वो एक मंडल कहलाता था, ठीक है। तो वो एक मंडल है, उसको हम 30 सदस्यों का एक मंडल कर सकते हैं, एक कैसे मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। वो मैगनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल, मतलब 6 समितियों में, जिसमें हमारे 30 सदस्य हैं, वो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। मतलब कहने का 5 सदस्यों की जो 6 समिति है वो एक मंडल 30 सदस्यों का एक मंडल कहलाता था, ठीक है, जिसे हम नगर का प्रशासन मतलब एक उसको ये बोल सकते हैं। नगर का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, ठीक होता था, जो कार्य करता था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
अर्थशास्त्र में जो वर्णित तीर्थ, जैसे तीर्थ की बात करें, मंत्री हो गया, ठीक है। मंत्री को हम जैसे कि जो मंत्री है वो प्रधानमंत्री, ठीक है। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति मतलब सैन्य विभाग का प्रधान होता है। युवराज राजपुत्र हो गए। द्वारिक हो गया राजकीय द्वार रक्षक हो गया। अंतवेदिक हो गया अंतपुर का अध्यक्ष हो गया है। और समाहर्ता क्या हो गया, ये आय का संग्रह करता हो गया। सन्निगाता हो गया राज्य की कोष का अध्यक्ष हो गया। प्रशासता हो गया कारागार का अध्यक्ष हो गया। प्रदेशित मतलब कमिश्नर हो गया। पौर नगर का कोतवाल हो गया। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश हो गया। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष हो गया, ठीक है। ये मतलब जैसे नगर हो गया, नायक हो गया, वो क्या था, नगर जो रक्षा का अध्यक्ष था, ये है। कमार्तिक मतलब उद्योग कारखानों का अध्यक्ष था। मंत्री परिषद मतलब अध्यक्ष। दंडपाल मतलब सेना का सम्मान एकत्र करने वाला। और दुर्गपाल हो गया दुर्ग रक्षा। अंतपाल हो गया सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, ठीक है। अब इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। जब बिक्री कर के रूप में मूल का कितना भाग वसूला जाता था अशोक के समय, वो भी 10वां भाग वसूला जाता है। इससे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता, जो अगर कर को नहीं देता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैगनीज के अनुसार एग्रोनोमाइज मार्ग निर्माण अधिकारी था, ठीक है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 50,000 अश्वरोहित सैनिक, जो सैनिक थे वो 50,000 थे और 9,000 हाथी थे, जिसमें 8,000 रथ थे। तो ये आपको जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी जिसमें 50,000 अश्वरोहित सैनिक थे और 9,000 हाथी थे और 8,000 क्या थे, रथ थे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। जो समिति थी, समिति कितनी थी, 6 समितियां थी। 6 समितियों में उनके जो कार्य थे, जो प्रथम समिति थी पहले उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। दूसरा क्या थी, दूसरी जो समिति थी वो विदेशियों को देख रेख करती थी। तीसरी समिति जन्म मरण का विवरण रखना था। चतुर्थ समिति में व्यापार वाणिज्य की देखभाल थी। पंचम जो समिति थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती। षष्ठी जो 6वीं समिति थी वो बिक्री कर का वसूल करना। तो 6वीं वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। लुटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की जो पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमी को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। तो उत्तर भारत को मतलब किसने रौंद पैदल चल के रौंद डाला था, चंद्रगुप्त। किसके अनुसार था, लुटार्क एंड जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पैदल से में उन्होंने भारत को रौंद डाला था, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत उत्तर भारत को रौंद डाला था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहते हैं। नायक किसे कहते हैं, जो सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता है उसे हम नायक कहते हैं। सैन्य विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता है। सैन्य विभाग में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है सेनापति होता है। और जैसे कि मैगनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियाँ करती हैं। वो जो 6 समितियाँ थी वो रख रखाव करती थी 5 सदस्यीय वाली। हम बात करते हैं सैन्य समिति एवं उनके कार्य। तो समिति जो थी इसमें भी 6 समिति थी जो उनके कार्य थे। प्रथम में जो समिति के जो कार्य थे जल सेना की अर्थव्यवस्था थी। द्वितीय जो समिति थी उसके यातायात एवं रसद की व्यवस्था थी। तृतीय जो समिति थी पैदल सैनिकों की देख रेख की व्यवस्था थी, ठीक है। चतुर्थ जो समिति थी अश्वारोही की सेना की देख रेख। और पंचम जो थी गज सेवा की देख रेख थी। षष्ठ जो थी 6वीं रथ सेना की देख रेख की समिति थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग थे, वो महामात्य सर्व नामक अमात्य के अधीन थे। कौन किसके अधीन थे, अमात्य के अधीन थे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुप्तचर थे अर्थशास्त्र में, उन्होंने क्या बोलते थे, गूढ़ पुरुष के। गूढ़ पुरुष किन्हें कहते हैं, वो गुप्तचर थे जो अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर थे उन्हें हम गूढ़ पुरुष कहते थे, ठीक है। एक ही स्थान पर रहकर
कार्य करने वाले गुप्तचर को हम संस्था कहा जाता है। जो एक स्थान में रह कर गुप्तचर जो करते हैं उन्हें हम संस्था कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके गुप्तचर करते हैं उनको संचार कहते हैं। जो एक स्थान पर रुक कर ही गुप्तचर करते हैं उनको संस्था कहते हैं। और जो मतलब संचलन करके जो भ्रमण करके जो गुप्तचर कहते हैं उन्हें हम संचार कहते हैं। ठीक है। अशोक के समय जनपदी न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। राजूक किसे कहा जाता था? जो न्यायालय के न्यायाधीश, जनपदी न्यायालय के जो न्यायाधीश को, उसको हम कहते थे राजूक कहा जाता था। किसके समय था वो? अशोक के समय था। सरकारी भूमि को सीता भूमि से, सरकारी जो भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीता भूमि कहते हैं। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रव कहा जाता था। बिना वर्षा वाली भूमि को हुए जो होती थी अच्छी वर्षा की हुई खेती जो होती थी ना वो भूमि, वो हम अदेव मात्रा कहा जाता था। मेगास्थनीक ने भारतीय साम्राज्य को 7 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से? दार्शनिक हो गए, किसान हो गया, अय्यर हो गए, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। ये आपके जो 7 वर्ग हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप रट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला जो होती थी रूपा जीवा कहलाती थी। जो वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला होती थी वो क्या कहलाती थी? रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तो किसकी सहायता प्राप्त की थी? कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त कर दी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। तो मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला? 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो मगध के पर शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? जो पुष्यमित्र शुंग थे। मतलब कहने का वंश, पहले तो हमारा ये मौर्य वंश का अभी चल रहा था। अंतिम जो शासक था बृहदत्त था। इसकी हत्या बृहदत्त की जो इसके हत्या करके इसमें जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने, और किसकी वंश की नींव डाली थी? शुंग वंश की डाली थी। कहने का मतलब जो मौर्य वंश चल रहा था उसका जो अंतिम शासक था बृहदत्त था, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने किस वर्ष में बृहदत्त की हत्या कर दी थी? ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी थी। और वो फिर उसके बाद हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट, जो अंतिम शासक था बृहदत्त था, जिसकी मृत्यु 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिन्होंने शुंग वंश की नींव डाली थी। नया वंश की वंश की नींव डाली थी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।